बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोड एज़ पर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964। बेसिकली आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ब्रीफली जो फैमिली कोर्ट्स में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अब हम जो फैमिली कोर्ट से उसके रिलेटेड जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। देयर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे वेदर CPC, कानून शहादत आर्डर एंड अदर लॉज आर एप्लीकेबल टू फैमिली कोर्ट्स, recording of evidence in family court, fixation of interim maintenance allowance and effect of non-payment and thereafter fixation of final maintenance allowance, concept of appeal, revision and review in family court। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। रेलेवेंट लॉ जो डील करता है सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोड्स एक्ट 1964 और इसका शेड्यूल एक ही शेड्यूल है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की तो फैमिली कोड से रिलेटेड तो दो बातें जहन में आती हैं। दो बातें हैं इसमें। पहली बात है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड है जनरल ज्यूरिसडिक्शन। जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये होता है कि इन मैटर्स में किसी भी कोर्ट को जिन मैटर्स में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है उन मैटर्स की बाबत कोई दीगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, कॉग्निजेंस लेके किसी किस्म की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। जनरल ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये होता है कि इस स्पेशल कोर्ट को भी यानी फैमिली कोर्ट को भी ज्यूरिसडिक्शन हासिल है और इससे पैरेलल कोई दीगर कोर्ट भी मौजूद है, कोई दीगर ट्रिब्यूनल भी मौजूद हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। बेसिकली सेक्शन 5 जो है उसके 3 सब सेक्शंस हैं। जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 है वो बात करता है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की, कि फैमिली कोर्ट को सच एंड सच मैटर्स में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। फैमिली सब सेक्शन 1 हमें सब सेक्शन जो 2 है वो हमें बताता है जनरल ज्यूरिसडिक्शन की बाबत, और सब सेक्शन 3 तो सिंपली ये बात बताता है कि तो गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल को किसी भी वक्त एडिशन कर सकती है, उसमें डिलीशन कर सकती है और सब्स्टिट्यूट कर सकती है, और वक्तन फ़क्तन उसमें ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशंस होती रही हैं। अब आते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। सब सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि फैमिली कोर्ट्स को सर्टन मैटर्स में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन हासिल है। यहाँ पर एक बात तो वाज़ह हो गई कि जो मैटर सब सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में आएंगे, इन मैटर्स पे किसी दीगर कोर्ट को कोई ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है। अब वो मैटर्स कौन से हैं? वो मैटर्स शेड्यूल के पार्ट 1 में बता दिए गए हैं। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बताया गया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का चाहे खुला का दावा हो या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड मैरिज हो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएल्टी हो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी हो, इन किसी भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंसी हो, किसी भी ग्राउंड पे होगी तो फैमिली कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड वन है डावर चाहे प्रम्प्ट है चाहे डेफर है, फैमिली कोर्ट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन। मेंटेनेंस अलाउंस, फिर आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, चाहे दावा हस्बैंड की तरफ से हो या चाहे वाइफ की तरफ से हो। फिर आता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड द विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम। गार्डियनशिप, अच्छा, मैटर पर्टेनिंग टू रिटर्न ऑफ चाइल्ड अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980, यानी अगर इससे रिलेटेड बच्चे की रिटर्न का इशू भी है तो इस मैटर पे भी फैमिली कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, ये भी दोनों तरफ से हो सकता है, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। डावरी, समान जहेज। द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ वाइफ एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर, यानी
चाहे माँ की चीज़ें हों या बेटे की चीज़ें हों। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हस्बैंड की चीज़ों से रिलेटेड नहीं, यानी हामद दावा फैमिली कोर्ट में नहीं कर सकता कि उसकी फ़लाँ चीज़ें उसकी वाइफ के पास रह गई हैं, बल्कि जस्ट जो मैटर है द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ वाइफ एंड अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर। अच्छा, जो 10 नंबर है ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाह नामा। अच्छा, ये पहले शामिल नहीं था इनिशियली, और इससे फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आती थी कि वेदर जो एंट्री कॉलम नंबर 18 में है, 19 में है या 20 में है, या कोई एंट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो फिर उसके लिए प्रो एंड कंट्रा व्यूज़ से कि सिविल कोर्ट में जाएं, बाज़ औक़ात सिविल कोर्ट में जाएं तो कहा जाता था कि फैमिली कोर्ट का मैटर है, फैमिली में जाएं तो कहा जाता था सिविल कोर्ट। अब लॉ मेकर्स ने इस चीज़ को भी वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया बड़ा क्लैरिटी के साथ कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा, यानी मबैन स्पाउस से रिलेटेड निकाहनामा, जो मैरिज सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए दोनों ने अपना मैरिटल बॉन्ड में दाखिल हुए, यानी इन राइटिंग फॉर्म में जो निकाहनामा है उनका, उससे रिलेटेड कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आएगा, उससे रिलेटेड कोई एंट्री का डिस्प्यूट आता है, कॉलम नंबर 18 से रिलेटेड है, 19 से रिलेटेड है, फैमिली कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे एक बात और मैं डिस्कस करता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारे माइंड में आता है जी कि गार्डियनशिप से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड बड़ा क्लैरिटी के साथ, बड़ा वाज़ह तौर पे पार्ट 1 में 5 नंबर और 6 नंबर सीरियल पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड द विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट दैम एंड गार्डियनशिप, यानी इन मैटर्स भी फैमिली कोर्ट्स को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, और जब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन एक कोर्ट की होगी तो एनी अदर कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल। यहाँ पे एक मैं केस ला रेफ़र करूँगा, इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ये इसी बात से रिलेटेड था कि क्या किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी गार्डियन मैटर्स में। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 66, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 66, मेजर खालिद करीम वर्सेस मसमात सादिया याकूब वगैरह, मेजर खालिद करीम वर्सेस मसमात सादिया याकूब वगैरह। अब हम आते हैं जनरल जुरिस्डिक्शन की बाबत। अच्छा, सब 5 का सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि फैमिली कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑन द सर्टन क्रिमिनल ऑफेंसेस। अच्छा देखिए, यहाँ पे जस्ट यूज़ हुआ वर्ड हैज़ द जुरिस्डिक्शन, जबकि सब सेक्शन 1 में यूज़ हुआ था शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। वर्ड एक्सक्लूसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन की लैंग्वेज के स्टार्ट की 2 लाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, comma, the family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule, where one of the spouses is victim of an offence committed by the other। यानी कह दिया गया कि CRPC का ऑप्शन मौजूद है, हस्बैंड या वाइफ दोनों ये कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो CRPC के तहत जो रेमेडी है वो अवेल है। लेकिन अब यहाँ आपके माइंड में आ सकता है क्या दोनों रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, रेमेडी एक ही यूज़ होनी है, लेकिन फैमिली कोर्ट में भी आ सकते हैं। वो ऑफेंसेस जो हैं पार्ट 2 में बता दिए गए हैं कि ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 337A1, 337F1, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352 एंड 509 ऑफ द PPC। एंड PPC से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस की बाबत फैमिली कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है, यानी फैमिली कोर्ट बीइंग अ मैजिस्ट्रेट भी इन केसेस का ट्रायल कर सकती है। लेकिन जब वो इन केसेस से रिलेटेड अगर स्पाउस, वन ऑफ द स्पाउस, यानी कोई भी इनका विक्टिम है, तो वो अदालत में आएगा, तो वो कोर्ट जो उस वक्त काम कर रही होगी एज अ फैमिली कोर्ट काम कर रही होगी, लेकिन जारी बात है वो प्रोसीजर फिर इस्तार लेगी CRPC से। अब आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस से जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आपके तमाम क्वेरीज का आंसर आ चुका होगा। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।